नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना में। आज बात करेंगे हाल के दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और बिहार के नवादा में हिंसा की आग अभी थमी नहीं कि दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने इस आग में सियासी घी छिड़क दिया। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सभी गैर बीजेपी राज्यों को निशाना बना रही है। दिग्विजय के इस ट्वीट के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि दिग्विजय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन इस सवाल की पड़ताल करनी ही होगी, आखिर इन दंगों के पीछे कौन है और किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और कुछ जगह दंगे भी हुए हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है? और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है या दिग्विजय सिंह भी इस सियासी आग को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं? यही आज का एजेंडा। किश्तवाड़ कांड के बाद जम्मू के 8 जिलों में कर्फ्यू। तो बिहार के नवादा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद रासुका। आम जनता के लिए दोनों जगह हालात तनावपूर्ण हैं, मगर सियासत बदस्तूर जारी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ट्वीट का तीर छोड़ा। बिहार में 2 महीने के भीतर सांप्रदायिक हिंसा के 6 मामले, किश्तवाड़ में हिंसा, राजस्थान के टोंक में बवाल। मैं सचेत कर रहा हूं कि बीजेपी सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बना रही है। दिग्विजय ट्वीट करके ही नहीं रुके, मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने जबानी तीर भी छोड़ा। ये मैंने आज से नहीं कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। जाहिर है दिग्विजय के ट्वीट से बीजेपी का पारा चढ़ना था। बीजेपी ने इसे जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए दिया गया बयान बता डाला। दिग्विजय के बयान से आग बबूला बीजेपी ने उन्हें डॉक्टरी इलाज की भी सलाह दे डाली। दिग्विजय सिंह जी को किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनकी हताशा उससे प्रदर्शित होती है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी दिग्विजय को जबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। मेरी दिग्विजय सिंह से प्रार्थना है, आप कुछ दिनों तक अपने मुंह को ताला लगाइए, देश के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल हिंदू हो या मुसलमान, सांप्रदायिक हिंसा से दोनों परेशान हैं। लेकिन जिस तरह सियासी दल इस मुद्दे पर बयानों के तीर चला रहे हैं, लगता नहीं कि किसी को आम लोगों की चिंता है। मतलब है तो बस हिंसा के बाद हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाने से। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाहिर है अलग अलग राज्यों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा और करीब आते चुनाव से सवाल उठने लाजमी है। हमारा एजेंडा साफ है, सांप्रदायिक हिंसा पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए और जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाकर वोट की फसल काटना चाहता है या पार्टी करना चाहती है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी यानी और इस पूरे मसले पर 5 सवाल हैं हमारे एजेंडा के। क्या चुनावी फायदे के लिए कराए जा रहे हैं दंगे? दूसरा सवाल, बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद क्यों बढ़े हैं दंगे? क्या अलग अलग राज्यों में दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है? क्या बीजेपी का नाम उछालकर सियासत कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? और किसको मिलेगा हिंसा के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और इन महत्वपूर्ण सवालों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और इस पड़ताल में हमारे साथ होंगे हमारे तमाम मेहमान। हमारे साथ होंगे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, पटना से जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार, मुस्लिम मुद्दों पर आवाज उठाने वाले और हाल तक समाजवादी पार्टी में रहने वाले और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, और मुंबई से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रिपोर्टिंग करते रहे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जो दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, क्या आपकी पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? उन्होंने कहा है कि आई हैड वार्न्ड बीजेपी सेल टारगेट नॉन बीजेपी स्टेट्स, यानी बीजेपी आने वाले दिनों में गैर बीजेपी राज्यों को निशाना बनाएगी सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर। उन्होंने ये बात, क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी इस राय से इत्तेफाक रखती है? कांग्रेस पार्टी को यह आवश्यकता नहीं है कि वो किसी की भी भाषा या शैली या शब्दों पे टिप्पणी करे या उनको अडॉप्ट करे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है और वो मूल मुद्दा एक ही है
और उस मूल मुद्दे की आज 3 दिन से जवाब नहीं आया। मैं आपके जरिए वो वापस बड़ा स्पष्ट रूप से रेज कर रहा हूं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया 3 दिन से। क्या आवश्यकता है आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि अगर कोई भी दंगा फसाद हुआ है, हम आज राजनीति से ऊपर उठ के स्टेटसमैनशिप न दिखाएं, हम मिलजुल कर एक साथ डेलीगेशन लेके न जाएं 2 हफ्ते बाद, लेकिन ये बताइए मुझे कि क्या इसके औचित्य हो सकता है कि 12 और 24 घंटे के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जैसे नाजुक स्थान पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी, मैं किसी का नाम व्यक्ति का नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी पार्टी का कह रहा हूं, वहां जाने को इंसिस्ट करते हैं और वहां कहते हैं कि हम वहीं जाएंगे, 12 घंटे 24 घंटे में जाएंगे। क्या इसका कोई और उद्देश्य सिवाय राजनीतिकरण के हो सकता है? क्या इसका कोई और उद्देश्य हो सकता है सिवाय इक्का दुक्का सीट्स और मिल जाए हमको जम्मू क्षेत्र में? आपको अगर मुद्दा रेज करना है तो आप हक करके कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से जाएंगे, भारत हमारा है, लेकिन हम जाएंगे 1 हफ्ते बाद, हम 7 दिन बाद जाएंगे, 8 दिन बाद जाएंगे, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, लोकतंत्र है। लेकिन ये कहना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हक नहीं है कि कल समान रूप से, और मैं जो दोहराना चाहता हूं आशुतोष जी, समान रूप से आपको भी रोका, मुझे भी रोका, सबको रोका, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको ग्राउंड पे एक तथ्य के आधार पर कुछ न कुछ स्थिति से डील करना है, न आपको डील करना है, न मुझे डील करना है, क्या उसका इतना अधिकार नहीं कि सबको समान रूप से बाहर रखे? और क्या मेरा अधिकार है, मैं कोई भी पार्टी हूं, कि मैं वहीं जाऊंगा, इसी वक्त जाऊंगा? अभिषेक जी, और मेरा मूल मुद्दा एक यही है, और इसका जवाब मैंने आज 4 दिन बाद तक नहीं सुना है, न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर। बट अभिषेक जी, जो बात आप कह रहे हो वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह कोई बात कहते हैं तो क्या पार्टी उससे पूरी तरीके से अपने आप को डिसोसिएट करती है कि दिग्विजय सिंह का बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है? देखिए, पहली बात तो न तो ये मुद्दा है आज, जो मुद्दा है, जो मैंने मूल मुद्दा उठाया है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने जरिए से, अपने तौर तरीके से अपना मत रखे। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अंग, या कांग्रेस पार्टी या उसके प्रवक्ता या उसके जो ऑथराइज प्रवक्ता हैं, लोग हैं, वो अपना मत रखते हैं। मैंने उस भाषा में रखा है, बाकी मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पार्टी के ऑथराइज प्रवक्ता है, यानी दिग्विजय सिंह की बात को कांग्रेस की बात नहीं मानी जानी चाहिए, ये बात कह रहे हैं आप? मैं 2 चीज कह रहा हूं कि पहली बात, मूल मुद्दा ये है ही नहीं। हर व्यक्ति की अलग अलग तरीका होता है अपने को व्यक्त करने का। मैंने जो मुद्दा उठाया है वो पार्टी का स्टैंड है, और उस स्टैंड पे पार्टी ने अभी तक कोई जवाब नहीं पाया है, देश ने कोई जवाब नहीं पाया है, आपने कोई जवाब नहीं पाया है बीजेपी से 4 दिन में। अभिषेक जी, अभी भी आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। माफ करिए, मैं आपको दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, क्या दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिसोसिएट कर रही है? नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो जिस प्रकार से मैं अपना रखना चाहूंगा मुद्दा, मैंने ऐसे रखा है। मैं न उनकी भाषा अडॉप्ट कर रहा हूं, न उनका स्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूं, उनका एक मत रहा होगा, हम उसको, मेरे को जो इस मुद्दे में लगता है मूल बात मैंने बोल दी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ नीरज जी, दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है 6 कम्युनल इंसिडेंट्स इन 2 months इन बिहार कम्युनल वायलेंस, यानी 2 महीने के अंदर बिहार के अंदर 6 सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। और इसके बाद आगे वो कहते हैं कि हमने पहले ही वार्न किया था, गैर बीजेपी राज्यों के अंदर बीजेपी जो है उनको निशाना बनाएगी। क्या महज इत्तेफाक है कि बीजेपी आपसे अलग हुई है, उसके बाद ये हिंसा की खबरें और सांप्रदायिक दंगे की खबरें आ रही हैं? नहीं आशुतोष जी, पहली बात यह है कि ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ना। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल पड़ी है, और खास करके बिहार के संदर्भ की आपने चर्चा की, तो बिहार में कोई नीतिगत सवाल पर तो बीजेपी अलग हुई नहीं, कोई राज्य सरकार की कार्यशैली तो अलग हुई नहीं, वो अलग हुई उन्मादी नेतृत्व को कबूल करने के कारण। तो नेचुरल है कि, और विपक्ष में आप जिम्मेवार विपक्ष है, बड़ा विपक्ष है। मैं आशुतोष जी एक घटना की चर्चा केवल करना चाहता हूं, एक घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बोध गया की घटना को आपराधिक घटना भाजपा ने नहीं माना, बल्कि आतंकी घटना माना। आप बताइए, देश के अंदर में कोई आतंकी घटना पर कभी राजनीति हुई है? आप बताइए, कितना गैर जिम्मेदाराना नया विपक्ष है बिहार में, उसने आतंकी घटना पर। हमारा ये कहना है कि जो विकास का मूल आधार होता है सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द, आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई घटना होती है तो उसको सामाजिक सुख शांति में कैसे तब्दील किया जाए, ये प्राथमिक जिम्मेवारी है राज्य सरकार। नीरज जी, सवाल ये है कि जो जिस और दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के कई बड़े नेता, बड़े फुसफुसा
दर्शाते अंदाज में ये इशारा कर रहे हैं कि जब से बीजेपी ने आपका साथ छोड़ा है तब से सांप्रदायिक राजनीति बिहार के अंदर शुरू हुई है और वो दंगे कराने की राजनीति कर रहे हैं। ये आपके नेता बड़े दबे छुपे अंदाजों में, कुछ लोग खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप इस वक्तव्य को आप एंडोर्स करते हैं? क्या आप इसके साथ हैं, या आपको लगता है ये महज कानून और व्यवस्था की स्थिति है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर से नीतीश कुमार जी का नियंत्रण खत्म हो गया इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? पहले बीजेपी का दबाव था। नहीं, कानून व्यवस्था पूरा नियंत्रित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कुछ एक घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए चुनौती है, और साथ ही साथ जो नया विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, जब से उसने उन्मादी नेतृत्व कबूल किया है, चूंकि चुनावी जीत के लिए आपने चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो स्वाभाविक है उनके जो बयान आते हैं, जो उनको जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, उन जिम्मेवारियों का एहसास उनको नहीं है, जिसके चलते बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव जब बिगाड़ने की कोशिश होती है तो उसमें राजनीतिक कार्यप्रणाली से यह साबित होता है कि विपक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष से आपका मतलब क्या है, आरजेडी या बीजेपी? अरे तो एक साथ न मिलकर खड़े हैं। नहीं, अरे नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक साथ खड़े हैं दोनों। नहीं, नीरज जी ये स्पष्ट करना होगा, सदन के बाहर नारा लगाते हैं। नीरज जी ये स्पष्ट करना होगा, क्या बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है, आरजेडी माहौल बिगाड़ रही? नहीं, ये तो समान कार्य प्रणाली है, समान लक्ष्य है, एक साथ आंदोलन करते हैं, एक साथ हड़ताल करते हैं, एक नारा लगाते हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ। ये तो बिहार की जनता इस बात को जान चुकी है। मतलब आपके कहने का मतलब जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा जा रहा बिहार के अंदर? बिल्कुल मेरा सीधा आरोप है। नहीं तो बोधगया की आतंकी घटना अगर आपने माना तो आपने बंद और हड़ताल क्यों करवाया? ये बिहार की जनता जवाब चाहती है। जवाब चाहती है। सुधांशु जी तो नहीं माना था बोधगया की घटना को। सुधांशु जी, आपने देखा किस तरीके से अभिषेक मनु जी ने किश्तवाड़ के मसले पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, और अब नीरज जी जो है वो बिहार के मसले पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं कि भाई चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव होने हैं, इसलिए गैर बीजेपी राज्यों पर निशाना बीजेपी साध रही है, यानी उनका अगला जो उनका मंतव्य है वो यही है कि शायद वहां दंगे आप लोगों के इशारे पर हो रहे हैं? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा इसके 3 डायमेंशन है, किश्तवाड़ की घटना, बोधगया और दिग्विजय सिंह का बयान। मैं इन तीनों का जवाब दूंगा। किश्तवाड़ के संदर्भ में हमने बहुत स्पष्ट हमारा मत है कि यह सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा, इसमें हमारा पूरा संदेह है। जहां भारत विरोधी नारे लगाए गए, जहां पाकिस्तान का झंडा प्रयोग किया गया और जहां से केवल कुछ किलोमीटर दूर के ऊपर भारतीय सेना के जवान शहीद हो रहे थे, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहा है, उस सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हुआ है, मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ भारत विरोधी शक्तियों का हाथ है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे। हम इसको सांप्रदायिक नहीं मानते हैं, नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल फोर्सेस के बीच का संघर्ष मानते हैं। अब मैं बोधगया पे आता हूं। मैं नीरज कुमार जी से पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार ने अभी तक बोधगया के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला है, और यदि वो अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं तो आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जो 12 घंटे के अंदर निष्कर्ष घोषित कर दिया था कि मोदी जी ने कहा था कि हम सबक सिखाएंगे और इसलिए ये घटना हो गई, वो इस निष्कर्ष से सहमत हैं या नहीं? और इतनी जल्दी जबकि बिहार की सरकार निष्कर्ष नहीं निकाल पाई, दिग्विजय सिंह जी निष्कर्ष निकालकर घोषित कर चुके हैं। तो पहले तो वो ये बताएं वो निष्कर्ष निकाले हैं या नहीं, और दिग्विजय सिंह जी के निष्कर्ष से सहमत हैं नहीं। अब मैं आता हूं दिग्विजय सिंह जी के बयान पे। दिग्विजय सिंह ने जो आज बयान दिया ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको उनके बता रहा हूं पृष्ठभूमि। बोधगया में उन्होंने इशारा किया भाजपा की तरफ। उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें कहा गया 26/11 वाज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को कहा ओसामा जी। उन्होंने बटाला हाउस इनकाउंटर पर क्वेश्चन लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में संजरपुर गांव में जाकर आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके आंसू बहाए, मगर जिन जवानों के सर काटे गए उनके गांव जाने का उनको मौका नहीं मिला। इस ढंग की पृष्ठभूमि के नेता जब इस ढंग का बयान देते हैं तो यह देश की जनता इतनी मैच्योर है कि वो समझ जाती है कि वो एक बयान से नहीं लगातार किस राजनीति को प्रेरित कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश में एक झाबुआ नन बलात्कार कांड हुआ था, जहां ईसाई ननों के साथ बलात्कार हुआ था। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी इसमें बजरंग दल का हाथ है, और जब जांच हुई तो ये निकल के आया क्रिश्चियन मिशनरीज के राइवल ग्रुप का हाथ था, और वो मुख्यमंत्री रहते हुए उस जांच को पूरा नहीं कराया, ना उन्होंने सीबीआई में रिफर किया। तो ये एक फितरत है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने छूट दे रखी है।
एक इनडायरेक्ट वे में उस धारा को चलाने में जो देश की राजनीति को सांप्रदायिक एंगल लगातार देना चाहती है। जी जी दिग्विजय सिंह जी आज मतलब आपको लगता है दरअसल दिग्विजय सिंह जी जो है वो सांप्रदायिक राजनीति की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त राजनीति करें। ये शब्द आपने नहीं कहा, ये शब्द मैं आपकी तरफ जोड़ देता हूं। अगर इस पर आपकी आपत्ति हो तो आप टोकिएगा मुझे। लेकिन अभिषेक मनु सिंह जी, आप बीच में कुछ बोलना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? अभिषेक, मैं संक्षेप में एक बात बोलना चाहता हूं। जी जी सिर्फ जी एक सिर्फ संक्षेप में बात। हाँ। मैं एक बार आप अगर तर्क के आधार पर मान लीजिए कि जो कुछ भी त्रिवेदी जी ने कहा किश्तवाड़ के सिलसिले में वो सही है, मैं वापस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मूल मुद्दे पे। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है कि अगर राष्ट्र विरोधी कोई भी वक्तव्य हुआ है उसको दंडित करना आवश्यक है, इंक्वायरी होना आवश्यक है। लेकिन ये मूल मुद्दे का उत्तर नहीं है। त्रिवेदी जी ने इस मूल मुद्दे का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि ये मान लीजिए कि वहां पर प्रोसेशन हुआ था, और जरूर मैं मानता हूं, बल्कि सरकार भी कह रही है कि, और माननीय चिदम्बरम जी ने भी कहा था हाउस में कि वहां पर भारत विरोधी स्लोगन उठाए गए, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। उसके बाद जो हुआ उसको नियंत्रण में लाया गया, 3 जाने गई, पुलिस आई, बाद में आर्मी आई। मुद्दा यह है कि जब ये सब हुआ तो इसको पूरा सेटल होने से पहले अगर इस देश की कोई भी एक पार्टी या किसी पार्टी का व्यक्ति कहता है कि मैं अभी जाऊंगा वहां पर, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वो उद्देश्य भारत विरोधी किसी वक्तव्य को रोकने का हो सकता है जी, या उसका उद्देश्य है एक सस्ती राजनीति प्रणाली का उपयोग करना या दुरुपयोग करना और उसके बाद उसके आधार पर कोई वोट ढूंढना? क्योंकि अभी तो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे नहीं हुए जी। मैं तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र नगण्य है। अगर हम में से कोई भी नहीं जा सकता है, 5-10 दिन बाद एक डेलीगेशन लेके जाइए, आप निंदा करिए, आप उसका विरोध करिए, लेकिन आपने ये क्यों किया? इससे आपका सही उद्देश्य मालूम पड़ता है। अभिषेक जी, आपने जो मुद्दा उठाया, जनहित और राष्ट्रहित नहीं है सुधांशु जी, जनहित और राष्ट्रहित नहीं है, जो राजनीति है। सुधांशु जी, एक वाक्य मुझे जवाब देने दें। अभिषेक जी ने जो कहा, मैं उनके विचार को खुली स्वतंत्रता देता हूं, वो इंटरप्रिटेशन करने को स्वतंत्र है कि यहां राजनीति थी या नहीं थी। हेलो जी जी बोलिए। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि चिदम्बरम महोदय ने सदन के पटल पर मारे गए लोगों के जो धर्म वहां पर व्याख्यायित किए हैं कि 2 मुस्लिम और 1 हिंदू मारे गए, इसके पीछे क्या था, या उसके स्पष्टीकरण करें, या धार्मिक राजनीति नहीं थी तो और क्या था? जी बिल्कुल, हमारे वाले में तो डिबेट हो सकती है कि हम राजनीति कर रहे थे या नहीं। नहीं, सदन के पटल पर जो किया गया वो राजनीति थी या नहीं थी? जी जी, चिदम्बरम जी ने कहा कि 2 मुस्लिम 1 हिंदू, लेकिन हमारे लिए तीनों भारतवासी थे। पूरा वक्तव्य पढ़िए जी। और उन्होंने तो संप्रदाय का नाम क्यों लिया गया? के पटल में कहा, मैं वही था उस वक्त। संप्रदाय का नाम क्यों लिया गया? अभिषेक जी और साथ ही साथ सुधांशु जी, मैं आप लोग रोकूंगा। हमारे 2 मेहमान और भी जो बड़ी देर से हम उनके पास नहीं जा पाए। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, साथ ही शरद प्रधान जी। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो 2 तरीके की बात हुई, एक तरफ सुधांशु जी ने कहा कि जो किश्तवाड़ का जो मामला है वो सांप्रदायिक नहीं, वो राष्ट्र विरोधी बनाम राष्ट्रभक्त है एक तरीके से। दूसरी तरफ जो सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि भाई 2 संप्रदायों के नाम क्यों लिए गए। उधर अभिषेक मनु जी सिंघवी साफ तौर पर कहते हैं कि भैया ये इस मसले पर आप जाकर आपने सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की। क्या नजर आता है आपको कि दोनों पार्टियां इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही हैं या दोनों तरफ से सांप्रदायिक राजनीति हो रही है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति हो रही है, हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है। इस देश की बदकिस्मती है कि हम कोई भी मुद्दा, चाहे देश विरोधियों का हो, देश के दुश्मनों का हो, हम उसको मजबूत करते हैं देश के विरोधियों को, उस पर राजनीति करके। अब यहां पे जो इन्होंने कहा कि जो किश्तवाड़ में हुआ वो एक सांप्रदायिक मामला नहीं था, बल्कि देश विरोधी तत्वों ने आकर ऐसा किया। तो अगर देश विरोधियों ने ऐसा किया था तो आप उसको सांप्रदायिक रंग देकर देश विरोधियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, या फिर आप देश विरोधियों से लड़ रहे हैं? आप उसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बयान मैंने मोदी जी का भाषण सुना और लोगों के भाषण सुने, उससे अंदाजा ये लगा कि जैसे वहां पे एक कम्युनिटी को मारा गया, एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा कर रहे हैं तो जो पाकिस्तानी जिहादी एलिमेंट हैं उनका आप साथ दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक चिदम्बरम जी का बयान है, मैं उससे सहमत हूं, बता देना चाहिए, क्योंकि वरना गलतफहमी, मुसलमान ये समझते हैं कि सारे मुसलमान मारे गए, हिंदुओं में ये फैलाया जाता है कि सारे हिंदू मारे गए। सच्चाई सामने आनी चाहिए हमेशा कि
और ये सेकुलर सच्चाई है कि दो अगर मारे गए तो कोई ना मुसलमान मारे गए ना हिंदू मारे गए, उसमें दो हिंदू हो सकते हैं या दो मुसलमान हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये इस पे अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब आपके मुताबिक ये जरूरत है। शरद प्रधान जी, जो बात शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, क्या दंगों के अंदर कितने लोग मरे, किस जाति के मरे, किस धर्म के लोग मरे, इसको बताना सांप्रदायिकरण करना है या सच्चाई को सामने लाना है, अफवाहों को रोकना है? ये डिपेंड करता है कि कौन किस अंदाज से कह रहा है। जहां तक दिग्विजय सिंह साहब का सवाल है, हमने उनको यूपी में बड़े करीब से देखा, यूपी के कांग्रेस के इंचार्ज रहे हैं, उनका हमेशा ये मकसद रहता है कि किसी तरीके से ये बात ऐसी बात हाईलाइट करी जाए जिससे कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस के रिवाइवल का उनको कोई और तरीका नहीं दिख रहा है। जिस तरह मुलायम सिंह यादव यूपी में कर रहे हैं कि उनको डेस्परेशन है, मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कि वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। तो इससे बड़ा एविडेंट है कि ये इस बात को जब ये हाईलाइट करते हैं, इस बात को एम्फेसाइज करते हैं इस पे कि इतने मुसलमान थे, तो ये बड़े शर्मनाक बात है। अगर इनको कहें कि सिर्फ इतने हिंदुस्तानी मारे गए, ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट है कि इतने मुसलमान थे, इतने हिंदू थे, ये हाईलाइट, लेकिन किस अंदाज में कहा जाता है और किस मकसद से कहा जाता है आजकल इतना ब्लेटेंट हो गया है कि साफ साफ दिखने लगा है। शरद जी, आपके कहने का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, दरअसल उसका जो स्वरूप है या उसके जो इंटेंट है वो कम्युनल है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज एक आदमी के बारे में एक परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि जो मुस्तकिल यही रवैया जिसका रहा हो शुरू से, हमेशा हर बात को ट्विस्ट करके, कभी कभी बिना सर पैर की बात को ट्विस्ट करके वो इस नजरिए से पेश करते हैं जिससे कि शायद इससे कुछ, मुझे तो लगता है इससे जो आम ये किसको केटर कर, किसको ये टैप करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो अब देखने लगा है कि ही सीइंग थ्रू दिस गेम कि साहब ये हमको लुभाने के लिए ये चाह रहे हैं किसी तरह हमारा वोट मिल जाए, हमको वोट बैंक समझते हैं। मैं देखता हूं कई तमाम ऐसे मुस्लिम्स हैं जो ये चीज समझने लगे हैं, और ये बड़े ये लोग इस तरीके से जो फैला रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर विशिएट कर रहे हैं, इससे फायदा बीजेपी का घूम फिर के हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो पोलराइजेशन होता है, जब पोलराइजेशन होता है तो दोनों ये सब इसी चक्कर में आपके कहने का मतलब, शरद जी, आपके कहने का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है इस तरीके के बयानों से, वो कहीं ना कहीं उसका एक कम्युनल ओवरटोन होता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जो बात शरद प्रधान जी कह रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा आपको कि कांग्रेस को जो बात कहनी है, जिस शैली, जिस भाषा, जिस तौर तरीके, जिस अंदाज में कहनी है, कांग्रेस ने कह दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति जो कहता है उसकी भाषा, उसकी शैली से मैं सहमत हूं या उस प्रकार से रखना चाहता हूं। बट अभिषेक मनु, भावना कई बार, क्या आपको नहीं लगता भावना या तर्क माननीय दिग्विजय सिंह जी का कई बार सही हो सकता है। ये बात नहीं है कि कई बार ऐसे नाजुक स्थितियों में बीजेपी ने इस प्रकार की गंदी राजनीति न खेली हो, लेकिन मैं हर संदर्भ में उस संदर्भ की बात रखना चाहूंगा। आज के संदर्भ में जो मुझे कहना था कांग्रेस तरफ से, मैंने बड़े स्पष्ट कह दिया। नहीं, बट अभिषेक मनु सिंह जी, ये कहते हुए कि भाई आपने एक आदमी को छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, जो इस तरीके की मैसेजिंग लगातार दे रहा है, जिसके ऊपर हमारे जो शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार है, एक तरीके से जो साफ बातें करें, आप इस तरीके से कहते मुस्लिम वोट को लेना चाहते हैं। एक मिनट, आप ये ना समझें कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई ऐसी भद्दी बात या कोई गाली गलौज कहा है। उन्होंने अपना एक मत रखा है अपनी भाषा में, मैंने बोल दिया है कि मैं वही मत रख रहा हूं दूसरी तरीके से, न भाषा न शैली का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारा जो मत है किश्तवाड़ के मुद्दे पे मैंने रख दिया है। तो इसमें आपको बार बार ये मुद्दा जो आज है, क्या ये मुद्दा ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या या ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश के लिए ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बीजेपी क्यों गए 12 घंटे के अंदर किश्तवाड़? ये बताइए मुझे आप। दोनों लगता है अगर उनको जाने दिया होता, मैं पूछना चाहता हूं आपसे आशुतोष जी, अगर उनको जाने दिया होता कल और वहां कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? अभिषेक जी, जिम्मेवार राजनीति है बीजेपी की। अभिषेक जी, दोनों तरफ से पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है। अगर आपका आरोप ये, अगर आपकी पार्टी इशारा कर रही है कि अरुण जेटली के वहां जाने से मामला कम्युनलाइज हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप दिग्विजय सिंह के ऊपर ये कि आप भी कम्युनलाइज कर रहे हो, आप भी मामले को कम्युनलाइज कर, पॉलिटिकल मैसेजिंग का मसला यहां पे। तो अगर अरुण जेटली का वहां जाना गड़बड़ है, तो दिग्विजय सिंह का ये बयान भी उसी कंटेक्स्ट संदर्भ में देखा जाएगा। मैं तो कोई कम्युनल बात नहीं की है। नहीं, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बात नहीं की, मैंने कांग्रेस का पक्ष रखा है। नीरज जी, क्या आप अभिषेक जी की बात से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं, गलती दोनों तरफ से नहीं हो रही है? अगर आप
किश्तवाड़ में जाएंगे, अगर आपको रोका जाएगा तो वो कम्युनल ओवरटोन हो जाएगा, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह इस तरीके की कोई बात करेंगे तो कम्युनल ओवरटोन उसको नहीं माना, वो सेकुलर माना जाएगा। क्या ये जस्टिफिकेशन सही होगा? देखिए, नहीं आशुतोष जी, सांप्रदायिक सवाल पर जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप सांप्रदायिकता के सवाल पर हो रहा है वो सतही बहस है ना जी। बहस का मूल बिंदु आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद किन कारणों से कम्युनलिज्म पैदा होता है, इस पर तो कभी बहस होती नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तो स्वाभाविक कार्यशैली, आप आशुतोष जी आप तो बहुत सारे विषयों पर अपना विचार रखते हैं। 3 फेज में आप देखिए बीजेपी का जो पूरा 1-1.5 साल का पॉलिटिकल लाइन है। पहला उन्होंने गवर्नेंस को लाइन ऑफ एक्शन माना, जब उस पर आपने कसना शुरू किया, देश के बौद्धिक वर्ग ने कसना शुरू किया तो उनका आया विकास पर, तब ह्यूमन इंडेक्स की कसौटी पर कसा जाने लगा। स्वाभाविक है, जैसा राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया है तो ऐसे आरोप उनको झेलने पड़ेंगे, इसके सिवा और रास्ता नहीं है। दूसरी बात, हमको 1 मिनट का समय दिया जाए। सुधांशु मित्तल जी ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दिया नहीं कि बोध गया की घटना को उन्होंने आतंकी घटना अगर माना तो क्यों आंदोलन किया। एनआईए इसकी जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, जो आतंकी घटना की जांच करती है उसका प्रतिवेदन आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये कैसा राष्ट्रवाद है कि आप बोध गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर पूरे दुनिया के बौद्ध आए हुए थे, वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री जाते हो निरीक्षण करने और वहां आपके दल के विधायक नारा लगा रहे हो, वो कैसा राष्ट्रवाद था? बिल्कुल, ये जानना चाहती है नीरज जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस सवाल पे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, सुधांशु त्रिवेदी से ब्रेक के बाद इसका हम जवाब भी लेंगे, साथ ही बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व